आज की क्लास में एक और क्वेश्चन करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, पुली को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास तक हमने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एन एटवुड मशीन की बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि मान लो इस तरीके से मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से सुनना। इस तरीके से मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे मैंने एक पुली को अटैच कर रखा है लाइक दिस। इस पुली से मैंने एक मास लगाया इधर और इस पुली से मैंने एक मास लगाया इधर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि मैं क्लास में करवा चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मेरे पास एक मास इधर है और एक मास इधर है। दिस इज m मास, दिस इज 3m मास, दिस इज एंगल 60 डिग्री। मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर या पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ होगा? यहां से ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मास इधर ज्यादा है। अगर इधर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे आने शुरू करेगा और यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर 3m मास ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो m मास ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यस और नो? सो इफ दिस इज कमिंग विद ए एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन दिस विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है। कैसे है? क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर इन कनेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का मोशन शो कर रहा है। अब ध्यान से देखना और समझना। इसका एफबीडी बनाता हूँ एम मास का। एम मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बताओ बस। इस एम मास पे फोर्सेस कौन कौन से लग सकते हैं? शिफालिका, 3। कौन कौन से 3 फोर्सेस? एक्सेलरेशन फोर्स थोड़ी ना होता है। टेंशन नॉर्मल कहां से लगेगा? कौन कौन से? नॉर्मल लगेगा क्या इस पे? क्यों नहीं लगेगा सुमित? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ नॉर्मल क्यों नहीं लगेगा, ये बताओ। क्योंकि देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। अगर कांटेक्ट हो भी जाता, ध्यान से सुन लो, अगर मान लो ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में होता तो भी क्या नॉर्मल लगता? क्या लगता? नॉर्मल एक रिएक्शन फोर्स होता है कि नहीं होता? यस और नो? रिएक्शन होता है, दैट मींस पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन मिलेगा। क्या ये इसको दबा रहा है क्या? यस। क्या ये एम मास इस पुली इस ऑब्जेक्ट को दबा रहा है इस तरफ? नहीं दबा रहा। नहीं दबा रहा है तो क्या ये रिएक्शन देगा क्या? इसका मतलब ये चिपका हुआ भी होता तो भी नॉर्मल नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? यहां पर नॉर्मल लगेगा। क्यों? क्योंकि mg की वजह से ये 3m इसको नीचे दबा रहा है, बदले में फिर ये नॉर्मल देगा सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ में? हाँ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स। विच काइंड ऑफ फोर्स? रिएक्शन होने के लिए पहले एक्शन होना जरूरी है। अब जब इस m मास ने इस इंक्लाइंड प्लेन को पुश ही नहीं किया तो ये इंक्लाइंड प्लेन इस m मास पे कोई रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? अब ये चाहे ऊपर स्लाइड होता जाए, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर जाता रहेगा, लेकिन ये इस इंक्लाइंड प्लेन को इधर पुश करेगा ही नहीं। जब पुश करेगा ही नहीं तो इस पे नॉर्मल जनरेट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? एक ग्राउंड पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इस पे नीचे लग रहा है mg और इस mg की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड को पुश कर रहा है नीचे, बदले में ये ग्राउंड इसको क्या कर रहा है? रिएक्शन जनरेट कर रहा है ऊपर। तो नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, जिसके लिए पहले एक्शन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कांटेक्ट में है तो वहां पर नॉर्मल लगा दो। समझ में आ रही है बात? अब आप बोलोगे सर अपन ने एक एग्जांपल किया था जिसमें ना यहाँ पर दूसरा मास ले लिया था और बोला था इनके बीच में नॉर्मल है, बोला था कि नहीं? याद आ रहा है किसी को? ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपन ने पीछे से ऐसे फोर्स लगाया था। अगर मान लो ये पीछे से फोर्स नहीं लग रहा होता तो क्या दोनों के बीच में नॉर्मल लगता? क्या नहीं लगता। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब कोई एक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स। इसके लिए पहले एक्शन होना जरूरी है। अगर एक्शन नहीं होता तो रिएक्शन भी डेवलप नहीं हो। समझ में आ रही है बात? कॉपी में लिख लो इसे। नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स।
कॉपी में लिखो, नॉर्मल फोर्स इज ए रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज ए reaction force, normal force is a reaction force which requires an action, which requires an action and a surface of contact, which requires an action and a surface of contact. अब देखते हैं एफबीडी कौन बताएगा, कौन। भावना, एफबीडी बताइए। एम एम मास का एफबीडी कैसे बनेगा? इस एम मास का एफबीडी कैसे बनेगा बताओ। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और ऊपर टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, और बस। और कोई एक्सेलरेशन है क्या इस पे? कहां पर है? ऊपर की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन लग गया। क्या और कुछ इसमें ऐड होगा क्या? क्या कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसके अंदर? अरे इसमें कहाँ 60 डिग्री आएगा? सही है, बैठो। अब मेरे को 3m का एफबीडी बनाना है। 3m का एफबीडी बनाने के लिए बताओ सुमित, सबसे पहले 3mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नहीं लगेगा? उसके बाद दोनों ऊपर लग रहे हैं, एक लग रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। और एक लग रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर बोले डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन, या फिर पैरेलली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। दोनों की एफबीडी बनाना सबको समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना हो गया? 30। इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। इस mg का अगर 3mg का कंपोनेंट इधर निकाला जाए कितना आएगा? इस 3mg का कंपोनेंट इस तरफ निकाला जाए कितना आएगा? mg 3mg cos 30। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला बताया था, cos थीटा। तो 3mg तो ऐसा का ऐसा, एंगल कितना है बीच में? तो यहाँ पर आ जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो दिस बिकम्स 3√3mg/2। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? 11th क्लास। अब मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। इक्वेशन तुम ही लोग बनाओगे, क्योंकि ये बता चुका हूँ क्लास के अंदर। अगर नहीं बता पाए तो सोच लेना, नहीं तू नहीं बताएगा। प्रकृति, इसकी इक्वेशन बनानी है मुझे। क्या इस पे नेट फोर्स 0 है कि कुछ है? ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस। है इक्विलिब्रियम में? बहुत अच्छी बात है। यस, दिस एम मास, बैठो अब बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? है कि नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? है इक्विलिब्रियम में, क्यों है? अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है बताओ, क्या होता है इक्विलिब्रियम? है? सुनाई नहीं दे रहा, एक कान बंद है, इधर से सुनाई देता है मुझे। नहीं नहीं, तू बता रामदयाल। इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों नहीं है?
अरे तू युवराज सिर्फ इसको पकड़। बताया भी गलत है, मैंने कसम से सर गलत बताया यार, बताया भी गलत है, सही थोड़ी बताया है, बताया नहीं, अरे गलत बताया सर, जैसे बोलता भी है। एक इक्विलिब्रियम, हाँ बताओ। बता। तो ऐसे बोलेगा एग्जाम में? क्यों नहीं है? सीधी सिंपल सी बात है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर। ऊपर एक्सेलरेट करने का मतलब, बकवास नहीं क्लास में, अभी पीठ में मारा झापड़ लगा दूंगा अभी क्लास के अंदर सबके सामने, यहाँ बुला कुछ नहीं कर पाएगा, और ये हंसी जो है ना डबल हो जाएगी उस टाइम पे। एम मास, नीचे कितना फोर्स लग रहा है इसमें? एम जी। ऊपर कितना लग रहा है? टेंशन। जा कहाँ रहा है ये? मैंने क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन आता है, मैंने नहीं बताया था, किसने बताया था ये? किसने बताया था ये? न्यूटन ने बताया था कि अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन आता है दैट मींस उस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा लॉ है ये? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन रमशा? इलेवेंथ क्लास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। गलत है, बता यश। चेंज इन मोमेंटम बस, एंड वेलोसिटी बस। है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बैठ जा, बिल्कुल सही है। बैठो सारे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ना कि चेंज इन मोमेंटम, ना मोमेंटम। कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वहां से मेरे पास फॉर्मूला निकलता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस पे एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो दैट मींस इस पे फोर्स होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो नेट फोर्स किसके बराबर होता? जीरो के बराबर। और नेट फोर्स जब जीरो होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है? नहीं। नेट फोर्स जीरो है कि नहीं कैसे पता चलेगा? चेक करो कि क्या सर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता, फिर मान लो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होता, क्या उस टाइम पे फोर्स होता? नहीं होता। और नहीं होता तो इक्विलिब्रियम होता। 7। चार चीजें पहले भी बता रहा हूँ, याद करने के लिए बोली थी, 3 दिन बाद आयो सब भूल भाल के एकदम, कुछ नहीं आता है। एक्सेलरेशन अगर बॉडी पे है तो बॉडी पे नेट फोर्स होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है नेट फोर्स, और नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो देन द पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट और कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल तो पार्टिकल रेस्ट पे भी रह सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम होगा तो वो रेस्ट पे ही दिखेगा हमेशा। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन तो नहीं है ना। एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी कितना होगा? समझ में आ रही है बात? और वो कंडीशन कौन सी हो जाती है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन दैट द पार्टिकल शुड आल्सो ओनली बी एट रेस्ट। पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट एंड इट कैन बी एट मोशन आल्सो। बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन सी कि जैसे मैंने इस सिस्टम को रिलीज किया तो ये नीचे आने लगा और ये ऊपर जाने लगा। दैट मीन्स दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इस एम मास को चेक करो, इस पे ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की नीचे?
ऊपर लग रहा है, तो दैट मीन्स टी इज ग्रेटर देन एम जी। नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टी में से एम जी को घटा दूंगा, ये नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स हम जानते हैं किसके बराबर होता है, एम ए के। इसका मास कितना है, एम है, इसका मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो बराबर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे इक्वेशन बनानी सिखाई थी, याद करो। फिर से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना, दूसरी इक्वेशन कहां दिख रही है, यहां पर बनती हुई दिख रही है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, यहां से देखो ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इसको नीचे कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है इसको नीचे, हैंड रेज करके बताओ जो बता सकते हैं इसको नीचे कौन लेकर आ रहा है। इस 3m मास को नीचे कौन ला रहा है, यस ध्रुव, mg ला रहा है या 3mg ला रहा है, लेकिन 3mg लग तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहा है, 3mg लग कहां रहा है, तो क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है क्या, तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एक्चुअली मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये, अब एक्चुअली ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमने ये कंपोनेंट अब उठाना है। अब देखो नीचे ये आ रहा है, दैट मींस ये बड़ा होगा, और पीछे की तरफ जो लग रहा है ये क्या होगा, छोटा। तो मैं क्या कर दूंगा 3√3mg/2, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, टेंशन, ये क्या आ गया, नेट फोर्स बराबर किसके होता है, ma, और m कितना है, 3m है, तो मैं बराबर कर दूंगा 3ma, और ये बन गई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करो आंसर निकल आएगा, टेंशन का भी एक्सेलरेशन का भी। निकालो फटाफट, फटाफट निकालो, ऑनलाइन भी आंसर बताओ, ऑफलाइन भी बताओ, फटाफट। बहुत बातें आ रही है, तो क्या आ रही है, बताइए कितना एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाए। बताइए व्हाट इज द आंसर, क्या सिस्टम है, पढ़ लो शांति से, आता है सब कुछ। जितने बच्चों को आता है अगला क्वेश्चन करें, देखिए। अब देखते हैं किसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताओ ये कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे, अगर ये यहाँ से नीचे आता है एक्सेलरेशन से, तो वो कहाँ जाएगा, ये दिखता है सबको, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा ये एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से नीचे आया तो वो एक्सेलरेशन से ऊपर गया। बताओ दोनों पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बताइए। हालत बहुत खराब है 11th क्लास, अभी तो बेसिक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन पूछ रहा है, क्या बताना है, ये डस्टर आएगा उड़ता हुआ, कितने फोर्स से लग रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं वो, ठीक है, एक mg, और एक्सेलरेशन इज नॉट अ फोर्स, सही बात है, टेंशन। सबसे पहले इस 2m को देखूंगा, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगेगा, इतना सबको क्लियर है कि नहीं। अब धागा हमेशा क्या करता है, लास्ट, धागा लास्ट क्या करता है,
खींचता है, खींचता है तो इस पे फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर लगाया नीचे लगाया, ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पर धागे की वजह से लगेगा टेंशन ऊपर। क्या दो ही फोर्सेस लग रहे हैं क्या? एक नॉर्मल भी लग रहा है। नॉर्मल लगता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या इस पे? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, फोर्स को पहचानना, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब बनाओ एफबीडी। तो सबसे पहले 2 mg का एफबीडी बनाया, नीचे की तरफ लगा 2 mg, इधर लगा नॉर्मल n1, इधर लगा टेंशन T, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A। बताओ ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर है सबको ये चीज? समझ में आया? अब दूसरा M वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रकृति। M वाले ऑब्जेक्ट की अगर बात की तो नीचे कितना फोर्स, ये चीज देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। क्या दो ही फोर्सेस हैं क्या? एक नॉर्मल भी है यहाँ पर, इसको N2 नाम दे देते हैं। एफबीडी बनाते हैं इसका, एफबीडी बनाएंगे, नीचे लगेगा mg, इस तरफ लगेगी टेंशन, इस तरफ लगेगा N2, और एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ, लाइक दिस। बताओ सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अरे लिखना नहीं है, टाइम दे दूंगा लिखने का बाद में, सुन लो पहले। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ से नीचे, 2m को देखो, 2m को देखो तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्या 2mg इसको नीचे ला रहा है? लेकिन 2mg इसको वर्टिकली लाना चाहता है, लेकिन आ कैसे रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पे। क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट, यहाँ का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ दिस इज 60 देन दिस विल बी 30, सो द कंपोनेंट विल बी 2mg cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी? √3/2, सो आंसर बिकम्स √3mg। सही है? क्या किया? वैल्यू पुट कर दी बस। सिमिलरली यहाँ देखो, टेंशन लग रहा है ऊपर, mg खींच रहा है नीचे, लेकिन कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। दिस एंगल विल बी 60। ये क्या आ गया? mg इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, बनेगा mg cos 60, जो कि हाफ हो जाता है। सही बात है कि नहीं? कैसे किया? ये वाला एंगल कितना है? दिस इज 30 डिग्री, तो वर्टिकल से यहाँ जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? 60 डिग्री बन जाए। ये कंपोनेंट्स बन गए। अब बनानी है इक्वेशन, और इक्वेशन आप ही लोग बना के बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जा कहाँ रहा है ये? नीचे, नीचे जा रहा है, तो जो फोर्स नीचे लग रहा होगा वो बड़ा होगा, और जो ऊपर लग रहा है वो, तो नेट फोर्स कहाँ आ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? तो इक्वेशन क्या बनेगी, सोच के बताओ। इक्वेशन क्या बन सकती है? सही बात है, ये बन जाएगा मेरे पास 2mg cos 30 माइनस टेंशन बराबर किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया कैसे किया? नीचे फोर्स लग रहा था वो बड़ा था, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा दिया, नेट फोर्स आ गया, बराबर किसके कर दिया? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब मास इसका क्या था? 2m था, तो 2m को मल्टीप्लाई कर दिया a से, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। द इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज √3mg minus t is equal to 2ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब कौन मुझे सेकंड इक्वेशन बना के बताएगा फटाफट? हैंड रेज ऑनली। यस, ऑनलाइन भी बता रहे हैं। ओनली रेज हैंड्स। यस Sir, बताओ। T minus mg by 2. Sir, T minus mg by 2 is equals to ma. सही है। हाँ ऑफलाइन। इज इक्वल टू 2ma क्यों? मास तो m है ना उसका। 2m मास तो इसका था, उसका मास कितना है? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भावना? T। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg/2 बराबर नेट फोर्स किसके होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है उसका? m। एक्सेलरेशन कितना? एलसीएम ले लो यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया, ये बनाया 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। ये एलसीएम ले लिया मैंने, मेरे पास इक्वेशन आ गई है, सेकंड नंबर इक्वेशन। यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा।
क्या चीज? एक्सेलरेशन पहले निकालना है, फिर टेंशन निकाल। यहां से टेंशन की इक्वेशन बनाओ, बनेगी √3 mg माइनस 2ma इज इक्वल टू टी। इस टी को यहां पर पुट कर दो, से बनेगा 2 टाइम्स √3 mg माइनस 2ma माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। इसको सॉल्व करना, आपके पास इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी एक्सेलरेशन के लिए। यहां से अब इसको नोट डाउन कर लो जिसको करना है। अरे अपेक्षा, समझ में आया कि 2ma क्यों नहीं है वहां पर? फिर क्या दिक्कत आ रही है? इक्वेशन तो बनाई थी, 2ma समझ में आया कि नहीं आया? सही है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। आप इतना सा ध्यान रखें, एक सिंपल सी चीज, जो फोर्स बढ़ा उसमें से छोटे को घटा तो नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स को बराबर किसके करना है? 11th क्लास, नेट फोर्स को बराबर किसके करना है? ma के, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चेक कर लो कि यार किसका मास 2m है, 3m है, 4m है, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे किया है? बनाना है एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में बनाना है। एक्चुअली अगर मैं इस डायग्राम में भी बना के कर सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कभी अभी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मान लो ब्लॉक्स हैं 10-12, अब आपने डायग्राम में ही सब कुछ बना दिया तो देखने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभार कोई फोर्स रह जाता है, और इस चक्कर में क्या है, इक्वेशंस गलत बन जाती है। और आपको पता चल रहा है कि अगर इक्वेशन गलत बन गई तो सब कुछ खत्म हो गया। एक्सेलरेशन आ गई, क्या वैल्यू आ रही है? m तो होगा ही नहीं। यही है भाई, पहली बात तो पूरी इक्वेशन से m कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास यहां बन जाएगा 2√3g माइनस 4a माइनस g इज इक्वल टू 2a। ए वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा 6, यहां से g कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास g कॉमन, अंदर बना 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आ रही है। हाँ, अरे यहां से कॉमन ले लो ना m, और दोनों तरफ से कट नहीं जाएगा, सिंपल मैथ्स है। हे भगवान, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है किसी ने? क्या होता है पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? सर पॉलिनोमियल मतलब x। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या x²? क्या ये पॉलिनोमियल है y²? क्या ये भी पॉलिनोमियल है a²? तो फर्क क्या है तीनों में? पॉलिनोमियल फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसमें वेरिएबल की कुछ कांस्टेंट पावर होती है। वेरिएबल की कांस्टेंट पावर को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या कहते हैं? e टू दी पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाऊं दिमाग में, लाऊं दिमाग में, खुजली हो रही है हाथ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? पॉलिनोमियल का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक। क्यूबिक इक्वेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। लीनियर इक्वेशंस भी पार्ट है पॉलिनोमियल, वो दोनों उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्यूबिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जैसे आपने बचपन में पढ़ा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। फिर आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते थे, याद करें?
ऐसा कुछ किया है आपने? दो इक्वेशंस थी, एक एक इक्वेशंस है और एक मान लो ये है, एक ही इक्वेशन है। यहाँ से y की वैल्यू उठाई, इसमें पुट कर दी, फिर x की वैल्यू निकाली, वापस पुट कर दी। तो वही चीज तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। दो इक्वेशंस मेरे पास फॉर्म हो जाती हैं, मैं एक में से t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ तो t एलिमिनेट हो गया, मेरे पास पूरी इक्वेशन a में आ गई। एक्सेलरेशन निकाला, अब कोई पूछ ले कि यार टेंशन बता दो, तो वापस a उठा के यहाँ पुट कर दूंगा तो टेंशन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल जिस तरीके से सॉल्व किए जाते थे वैसे ही किए जा रहे हैं। उसको बनाने के लिए, ये इक्वेशंस बनाने के लिए पहले एफबीडी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो चीज आप पढ़ते हुए आ रहे थे ना, उसका यूज है इस तरीके से। समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लो जितने लोगों ने नहीं किया है। ऑनलाइन बताओ सबको क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, लेकिन इक्वेशन मुझे अभी चेक कराओ बना के, क्या इक्वेशन बन रही है। सॉल्यूशन घर पे करना। एक 2 kg ब्लॉक है, एक 4 kg ब्लॉक है, 37 डिग्री 53 डिग्री। I want the equations right now. Yes, everyone.